गाइस चलिए आज बात करते हैं उस रशियन साइंटिस्ट के बारे में जिसके सर में से हाई इंटेंस प्रोटॉन बीम गुजर गई थी। गाइस ये हाई इंटेंस प्रोटॉन बीम स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रही थी। सोच के देखिए उसका क्या हाल हुआ होगा। वो कौन था, उस लैब में वो क्या काम करता था। आज इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से इंटेंस इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो गाइस मैं बात कर रहा हूं एनाटोली बुर्गोस्की के बारे में। क्या आपको पता है वो इंसान आज भी जिंदा है? लेकिन कैसे वो सरवाइव करा, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी। और आज जानेंगे कि जिस बीम को लोग नंगी आंखों को देखने से भी डरते हैं, उस बीम ने एनाटोली के सर और दिमाग को क्या नुकसान पहुंचाया। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितनी फ्रीक्वेंसी एक इंसान को मारने के लिए काफी है, आज इस वीडियो में कंपेयर करते हैं। तो गाइज आप जानते हैं कि हर कंसेप्ट को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी फैसिनेटिंग वीडियोस हर दूसरे या तीसरे दिन अपने चैनल पे अपलोड करता ही रहता हूं। एग्जाम्पल से समझिए। हमें बचपन से समझाया गया है कि अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये फोर्स हर एक चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। मतलब कि किसी भी चीज को ऊपर को उछालते हैं तो वो चीज अर्थ की तरफ वापस आ जाती है। मतलब कोई फोर्स होगी जो अर्थ के बीच में है, उन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन तो इस कंसेप्ट को सिरे से ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। या फिर आप कह लो कि आइंस्टाइन ग्रेविटेशन को किसी अलग नजरिए से देखते हैं। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं जो भी साइंस में रुचि रखते हैं। चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था कि वो बीम कितनी इंटेंस थी। तो गाइस रैड एक यूनिट है। इसकी फुल फॉर्म है रेडिएशन अब्जॉर्प्शन डोज। कि किसी व्यक्ति ने कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ली है। तो गाइस जो बीम एनाटोली के दिमाग में से गुजरी थी, जब उसको मेजर किया गया, तो गाइस एंट्री लेवल के ऊपर वो 2 लाख रैड्स पर यूनिट थी और एग्जिट लेवल के ऊपर 3 लाख रैड्स पर यूनिट थी। एक इंसान को मारने के लिए 500 रैड्स काफी है। कहाँ पे 500 और कहाँ पे 2 लाख। 2 लाख नहीं, 3 लाख। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? और गाइस फिर भी वो बच गए। है ना ये बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है गाइस। ये इंसिडेंट इस धरती के ऊपर पहली बार हुआ था जुलाई 13 1978 को। U-70 सिंक्रोट्रॉन जो एक पार्टिकल एक्सिलरेटर है, रशिया में है। कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसको रिजॉल्व करने के लिए एनाटोली बुर्गोस्की को भेजा गया। अब प्रॉब्लम आ रखी थी और सिंक्रोट्रॉन को बंद करा हुआ था। जैसे ही वो मेंटेनेंस रूम के अंदर गए, उन्होंने सभी इक्विपमेंट्स को चेक करा, तो उन्होंने देखा कि इक्विपमेंट्स तो बंद ही हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये आ रखी थी कि सिक्योरिटी फेल हो रखी थी। मतलब कि कुछ इक्विपमेंट्स माल फंक्शन कर गए थे। इंडिकेटर्स सही दिखा पा नहीं रहे थे कि सिंक्रोट्रॉन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब उन्होंने चेक करा तो सिंक्रोट्रॉन उनको बंद नजर आया। जब वो सिंक्रोट्रॉन के अंदर घुसे तो हाई इंटेंस बीम ऑफ लाइट उनके सर में से गुजर गई। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा फील हुआ उस वक्त, तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा लगा जैसे कि करोड़ों ही लाइट्स एक ही वक्त के ऊपर जग गई हूं। कहते मेरे को उस वक्त लगा कि कुछ तो गलत हो गया है। अब क्या गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, इसका तो बाद में पता चलेगा। नॉर्मली बॉडी को उस वक्त कुछ नहीं हुआ। वैसे साइंटिस्ट्स का मानना था कि जैसे कोई भी चीज हम प्रोटॉन अमिटर के अंदर डालेंगे, मतलब उसकी लाइट के बीच में अगर कोई भी चीज आ जाती है तो उसको वो उसी वक्त ही जला देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीम सर के पिछली साइड से बाएं कान के पास में से अंदर घुसती है और फेस के सामने में से, आप कह लो नोज के पास में से बाहर निकल जाती है। आपकी स्क्रीन पर इंटेंसिटी ऑफ बीम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 2 लाख एंट्री पे, 3 लाख एग्जिट रैड्स, और 500 रैड्स काफी होती है एक इंसान को मारने के लिए। अब बताता हूं कि इमीडिएट इफेक्ट्स क्या थे और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या थे। एंट्री पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे स्किन जल तो गई थी, लेकिन उसी वक्त जख्म नहीं बने थे। उस वक्त आप कह लो कि हुआ ही कुछ नहीं था, पता भी नहीं चल रहा था कि कुछ हुआ भी है। जैसे ही वो घर जाते हैं, आराम से मुंह हाथ धोते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब उठ के देखते हैं तो उनका जो लेफ्ट साइड का फेस था वो इतना सूज गया था कि पहचान भी नहीं कोई पाएगा कि ये कौन इंसान है। 2-4 दिन के बाद उनकी स्किन भी पील होनी शुरू हो गई। पील होनी मतलब उखड़नी शुरू हो गई। मतलब जो रेडिएशन डैमेज के साथ जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सारे के सारे वहां पे आने शुरू हो गए थे। जब टेस्ट कराए गए तो टेस्ट्स में ये आया कि डैमेज बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। मतलब स्किन सारी अंदर से जल चुकी है। आप हिसाब लगा लो कि डैमेज इतना ज्यादा हो गया था कि उनको अपने लेफ्ट ईयर से सुनना ही बंद हो गया था। डॉक्टर्स ने तो इतना कह दिया था कि ये 1.5-2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, ये बचना इनका नामुमकिन है। अब जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कौन मारे। बेशक डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी के ऊपर होने वाला ये पहला इंसिडेंट था। अब जो पहला इंसिडेंट होता है ना गाइस,
उसको ठीक करना मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता ये पहली बार हुआ है तो हम इसको कौन सी दवाई दें, हम इसको कौन सा इंजेक्शन लगाएं, या हम इसको क्या करें, इस केस को कैसे हैंडल करें। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बता देता हूं कि क्या हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको उनके लेफ्ट ईयर से सुनना बंद हो गया था। नर्व डैमेज हुआ था लेफ्ट साइड के ऊपर, ब्रेन के बीच में, जिसकी वजह से उनका जो लेफ्ट फेस था वो पैरालाइज हो गया था। उसमें से सेंस की भी जो शक्तियां थी वो भी चली गई थी। आप कहने का मतलब ये है कि फीलिंग सेंसेस भी खत्म हो गए थे। उसके अलावा उनको कुछ दौरे भी पड़ने शुरू हो गए थे, एपिलेप्टिक दौरे, मतलब मिर्गी कह सकते हो आप। एग्जैक्टली नहीं मेंशन्ड है कहीं पे भी, लेकिन एपिलेप्टिक सीजर्स लिखा हुआ है, तो आप इससे कुछ भी अनुमान लगा सकते हो। लेकिन वो तो ठीक हो गए थे जब मेडिकेशन करी गई। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जान के आप हैरान हो जाएंगे कि उनका दिमाग अभी भी इंटैक्ट था। समझने की शक्ति, कोई भी, मतलब आप कह सकते हो दिमाग पूरा काम कर रहा था। आप जान के और भी हैरान हो जाएंगे, दिमाग बेशक ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा हुआ था, फिर भी उन्होंने अपनी डॉक्टरेट करी थी। ही वॉज अ पीएचडी। कितना ज्यादा जिगर होगा। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए ना, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए जिंदगी में, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम सब कुछ हार के बैठ जाते हैं। ये इंसान हमें सिखाता है कि उसका सब कुछ चला गया था गाइस, लेकिन फिर भी उसने अपना सारा का सारा हौसला उसको बटोरते हुए डॉक्टरेट करी। उसके अंदर जो स्ट्रगल करने की जो शक्ति थी, उसकी वजह से आज भी वो व्यक्ति जीवित है। आज वो अच्छी हेल्थ में है। उनका लेफ्ट फेस अभी भी उसी तरीके का ही है, जला हुआ नहीं है, नॉर्मल हो गया। लेकिन उम्र के साथ साथ फेज चेंज होता है। लेकिन वो जो लेफ्ट साइड वाला पैरालाइज्ड फेस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो फ्रोज हो गया है, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो क्या सीखने को मिला गाइस हमें इनसे? ये एक स्टोरी थी बहुत ही महान साइंटिस्ट की। अगर इनकी जिंदगी के बारे में बोलूं, रिसर्चेस के बारे में बोलूं, बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं। लेकिन इनका सर्वाइवल रेट, जिस प्रॉब्लम से ये बच के अभी भी जीवित बच गए हैं, वो दुनिया के सामने एक मिसाल है। आज भी इनके ऊपर स्टडी की जाती है कि क्या होगा अगर किसी भी तरह की रेडिएशन इंसानी शरीर में से गुजर जाए। या रेडिएशन के अलावा रैड के ऊपर स्टडी की जाती है, रेडिएशन अब्सॉर्प्शन डोजेज। वो एक तरह से सब्जेक्ट भी हैं। क्यों खरीदा जाता है 12 लाख रुपए पर लीटर एक बिच्छू का खून किसी भी वैक्सीनेशन को बनाने के लिए? वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्यों ये बिच्छू हमारी दुनिया में हम इंसानों के लिए एक बड़ा तगड़ा वरदान है। इसके 1 लीटर खून की कीमत 1 लाख रुपए, माई मिस्टेक, 12 लाख रुपए है। बहुत ही यूनिक स्टडी दूंगा आपको। वीडियो को जाके देखिए और ज्ञान हासिल कीजिए। उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।